आज जो मैं प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये अर्बन सिटीज़ में बहुत कॉमन है। अक्सर हम एजिंग पेरेंट्स के साथ जो अडल्ट मैरिड बच्चे या अडल्ट स्टिल सिंगल जो बच्चे रह रहे हैं ये उनकी पीसफुल और हार्मोनियस कोहैबिटेशन के ऊपर है। ये प्रॉब्लम मेरे पास कुछ 5-6 सालों से रेगुलरली आ रही है। बट आज जो मैं जिनके बारे में मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ ये वो कपल है जो ऑलमोस्ट डिवोर्स तक पहुंचकर वापस आए और आज की डेट में फॉर्चुनेटली ये बहुत पीसफुली और बहुत प्यार से साथ रह रहे हैं। सो अनीता और रवि की स्टोरी है ये। एंड 2 इयर्स बैक जब अनीता और रवि की शादी हुई तो उस टाइम पे अनीता ने कुछ टाइम के लिए सबैटिकल लिया हुआ था। बट जब उन्होंने काम रिज्यूम किया शादी के बाद तब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। जब ये अनीता घर पर वापस आने लगी काम से तो अक्सर वो अपनी मदर इन लॉ का साइलेंट ट्रीटमेंट फेस करती थी और उसके फादर इन लॉ भी उससे काफ़ी खुलकर बात नहीं करते थे। जबकि कुछ टाइम पहले तक ही वो उस घर का माहौल इतना खुश था और इतना हंसी मजाक या आपस में एक दूसरे को इतना प्यार और इज्जत देनी, पर वो धीरे धीरे ऐसा क्या होने लगा जिस वजह से अनीता और रवि का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंचा। ये 10 प्रॉब्लम्स थी जिनके ऊपर मेजरली हमने काम किया। रेगुलर कंसल्टेशंस हुई, फैमिली सेशंस हुए और उनमें हमने ये प्रॉब्लम्स का ना केवल पहले तो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करी और फिर उनके हमने सॉल्यूशंस पर भी वर्क किया। सबसे कॉमन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी दैट वाज बीइंग अनहर्ड, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। जहां अनीता को ये महसूस हो रहा था कि उसकी कंप्लेंट्स कोई सुन नहीं रहा है और उसको कोई भी समझ नहीं रहा है, वहाँ उसकी मदर इन लॉ की और फादर इन लॉ की प्रॉब्लम ये थी कि दे वर ऑल्सो फीलिंग अनहर्ड। वो अज्यूम कर रहे थे कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वो उनसे नहीं ना उनका कहना सुनते हैं और ना उनकी बात सुनते हैं। ये बात बढ़ते बढ़ते और एक दूसरे से जब क्लैरिटी या क्लियरली ये बात नहीं करी गई तो ये बात उनके मन में घर करती गई और उस वजह से इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी कि अब वो स्टोन वॉलिंग या साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ ये बात सारी चली गई थी। घर में हर वक्त तनाव का माहौल रहता था, हर वक्त एक दूसरे से खिंचे खिंचे और तंग माहौल में रहने की वजह से अनीता और रवि का भी न्यूली मैरिड जो रिश्ता था वो भी काफ़ी स्ट्रेन में था। इस वजह से फाइनेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होने लगी थी क्योंकि रवि के फादर रिटायर्ड थे और अब रवि अर्निंग मेंबर था घर का और अनीता की अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर क्योंकि क्लैरिटी से इन बारे में डिस्कशंस नहीं हुए इसलिए ये इश्यूज बढ़ते जा रहे थे। उसकी मदर को ये लगता था कि क्योंकि घर के खर्चे बहुत हैं एंड सेविंग्स नहीं हो रही हैं या एक्सपेंडिचर सारा मेरा बेटा ही कर रहा है या बहू अपना पैसा सिर्फ अपना समझ रही है, ये फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ये बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और कहीं ना कहीं जब इन सारी बातों का मनमुटाव मन में घर कर चुका था तो लास्ट ब्लो जो था जिस वजह से अनीता ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो अब उनके साथ नहीं रह सकती, वो तब था जब उसके फादर इन लॉ ने उसको काफ़ी डिसरिस्पेक्ट करते हुए उसके कल्चरल बिलीव्स को और उसके फैमिली के रिचुअल्स को ताना मारते हुए छोटा फील कराया। जबकि जब ये बात हमने सामने करी और ये डिस्कशंस जब सामने हुई तब उन सेशंस में वो सिर्फ मन की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ना कि एक दूसरे को डिसरिगार्ड करना या डिसरिस्पेक्ट करना। ये उनका मन में कभी भी विचार नहीं था। ये प्रॉब्लम सिर्फ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुई और बहुत सारे ऐसे रीजंस जो कि मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये 10 वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कपल्स गोइंग थ्रू डिवोर्सेस pretty soon in their marriages. So if you really want to work on a positive, peaceful, harmonious cohabitation with your aging parents, please watch this video, save it for yourself and do share it with somebody who might need it. The problem है poor communication. Communication is the key to any successful relationship. चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके टीनेज अडल्ट बच्चे हों, चाहे वो आपके एजिंग पेरेंट्स हों, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, जब तक आप अपनी बात क्लैरिटी से रिस्पेक्टफुली अपने पार्टनर तक नहीं रखते या दूसरे इंसान को नहीं समझाते, प्लीज़ अज्यूम ना करें और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करें। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ बाउंड्रीज। जब हम
बड़े बच्चों के साथ भी, अडल्ट मैरिड बच्चों के साथ कोहैबिट करते हैं और हम बाउंड्रीज़ को लांघने लगते हैं, जब हम एक बिना मांगे अपनी एडवाइस देने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगती है, या हम अपना हक अपने बच्चों पे धीरे धीरे नहीं छोड़ते हैं, उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने पार्टनर को शेयर करना या अपने पेरेंट्स को उनका टाइम देना, ये मैन्यूवरिंग रिश्तों में बहुत ज़रूरी है और इसे रेगुलरली एवरीडे प्रैक्टिस करना होता है। थर्ड पॉइंट इज़ फाइनेंशियल ओपेसिटी। फाइनेंशियल ओपेसिटी का मतलब है जब आपके घर में फाइनेंशियल मुद्दों को लेके, मतलब अर्निंग कौन कर रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है, उसकी सेविंग्स कैसे करी जाएंगी या एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज किया जाएगा, घर में कौन खर्चों को देखेगा और बाहर के खर्चों को कौन देखेगा, जब इन चीज़ों को लेके क्लैरिटी ना हो या आप सब कॉमन पेज पे ना हो तो अक्सर ये बातें मनमुटाव करने लगती हैं। ये बात गरीब से गरीब घर में और अमीर से अमीर घर में कॉमन है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत जल्दी बहुत इश्यूज बनते हैं। सो काइंडली इन चीज़ों को जितनी मेथोडिकली, जितनी क्लैरिटी से और जितनी सिंपली हैंडल करेंगे उतना ईजी रहता है। फोर्थ पॉइंट, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब अनीता मेरे पास आई थी तो वो काफ़ी थकी हुई थी, नॉट बिकॉज शी वॉजंट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम मेड्स और सर्वेंट्स, शी हैड देम, बट उसके बावजूद भी घर का काम, बाहर का काम, सारा कुछ वो अकेले मैनेज कर रही थी और उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं थी। जब हमने फैमिली मीट्स करी और ये सेशंस में हमने डिस्कशन किया कि जब तक सब हेल्दी हैं तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबको डिवाइड करनी है और सबको कैरी फॉरवर्ड करना है। ये बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली और व्हेन यू आर कोहैबिटिंग विद योर अडल्ट पेरेंट्स। अपने रोल्स को रेगुलरली, बिना लेज़ी हुए या बिना किसी रीज़न को, बिना किसी एक्सक्यूज़ के, आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सब शेयर करके चलते हैं तो कोहैबिट करना बहुत आसान हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ निगलेक्टिंग क्वालिटी टाइम। जब ये बात शुरू हुई थी तो 2-3 महीने ही हुए थे रवि और अनीता की शादी को। इनिशियली उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी, बट ये मनमुटाव और एक दूसरे को परेशान होके गुस्से में खिंच के बात करना, ये सब चीज़ें बढ़ती इसलिए गई क्योंकि वो एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे थे। रवि अक्सर ये फील करता था कि मुझे अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना है और मैं थका हुआ ऑफिस से आया हूँ तो मेरे पास उतना ही टाइम है कि या तो मैं अपने पेरेंट्स को पूछूं या मैं अपनी पार्टनर को पूछूं। और उस दौरान क्योंकि पेरेंट्स बहुत अपसेट थे और देवर ऑल्सो फीलिंग निगलेक्टेड, और जब बात होती थी तो गुस्से में ही बात हो रही थी, इस वजह से घर का सारा माहौल ही ख़राब होता जा रहा था। जब हमने इस चीज़ पे वर्क किया तो हमने रेगुलर इंटरवल्स निकाले, जब हफ्ते में एक दिन रवि अपनी वाइफ अनीता के साथ टाइम स्पेंड करता था और 10 से 15 मिनट अपने पेरेंट्स को रोज़ फ़ोन कॉल करके या घर पर वापस आकर उनके साथ जब खाना खाते टाइम बात करता था। तो हमने वो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना शुरू किया और उस वजह से एवरीबडी स्टार्टेड फीलिंग दैट दे वर बीइंग हर्ड एंड दे वर बीइंग अप्रिशिएटेड। उससे बहुत फ़र्क पड़ा। सिक्स्थ पॉइंट इज़ डिसीजन मेकिंग इम्बैलेंस। अनीता की मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जब इतना कुछ हुआ तो घर के जो मेजर डिसीजंस थे कि फैमिली फंक्शंस कहाँ होंगे, कौन करेगा, किसे बुलाना है, किसे क्या देना है, जब उसका से नहीं लिया गया तो अनीता वाज फीलिंग वेरी डिसरिस्पेक्टेड, लाइक एन अनईक्वल। और जब ये बात हमने सेशंस में क्लैरिटी से डील करी, जब हमने डिसीजन मेकिंग को एक होलिस्टिक, होलसम अफेयर बनाया, जब जितने मेंबर्स घर के हैं सबका से हो, और जब आप ये ना सोचें कि इस घर का मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ और मैं परफेक्शनिस्ट हूँ और मुझे सब पता है, जब ये ना सोचकर हमने ये सोचा कि ये फैमिली है, सबको एक साथ सोचना चाहिए और सबका से होना चाहिए, उस चीज़ से वो इतना रिलैक्स्ड फील कर रही थी और इतना अप्रिशिएटेड कि वो चीज़ें कब सुलझ गई और ये कब मुद्दे रहे नहीं, ये बात बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। So do work upon that. Seventh point is inflexibility and resistance to change. अक्सर बड़े लोग अपनी बाउंड्रीज़ को लेके या अपने एक सेट पैटर्न में बहुत ज़्यादा सेट हो जाते हैं, स्टैग्नेंट फील करते हैं, वो अड़ जाते हैं कि मेरा रूटीन ये है, मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूँगा, या मेरा खाने का टाइम ऐसा है या मेरे सोने का टाइम ऐसा है। हर फैमिली का अपना एक टाइम जोन होता है एंड अडल्ट्स डेफिनेटली हैव देयर ओन
डिमांड्स एंड नीड्स, बट वंस इन अ वाइल अगर कभी एडजस्टमेंट्स करनी पड़े तो उससे हमें भागना नहीं चाहिए। अगर आपकी एक दिन की एडजस्टमेंट की वजह से आपकी डॉटर इन लॉ या आपका सन इन लॉ या आपका बेटा या बहू कंफर्टेबल फील करते हैं और थोड़े लेस बर्डन फील करते हैं, तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट। अगर घर में पीस और हार्मनी चाहिए तो हमें बिगर पिक्चर को देखना होता है। हम अगर छोटी छोटी चीज़ों को लेके अड़ जाएंगे या ज़िद करने लगेंगे तो उससे घर में अक्सर मनमुटाव होने लगते हैं। 8th पॉइंट इज़ कल्चरल इंसेंसिटिविटी। जब अनीता मेरे पास आई थी रवि के साथ, तब ये बात इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके फादर इन लॉ ने उनके एक सर्टन रिचुअल को निगेट कर दिया था। उनकी फैमिली में वो कुछ प्रैक्टिसेस रही थी और काफ़ी सालों से वो प्रैक्टिसेस रही हैं। अनीता हमेशा से वो चीज़ें वैसी करती आई थी, तो उसने अपने घर में भी ये रिचुअल्स को फॉलो करने की जब कोशिश करी तो उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। जब हमने ये बातें खुलकर डिस्कस करी और सामने लाए और जब उसके फादर इन लॉ ने ये बात एक्सेप्ट करी कि येस दैट वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अनीता, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन इट मेड ऑल द डिफरेंस। जब आप किसी को छोटा ना फील कराते हुए उनके कल्चरल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको व्हेन यू लिसन टू देम, व्हेन यू गिव देम दैट प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, it becomes really very easy and it's quite harmonious at that time. Lack of support during challenges. Because Anita was a working woman and Ravi was also working, but क्योंकि हमारी सोच ये रहती है ना कि घर का बेटा काम करने जा रहा है तो उसकी तो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, बट अनीता की प्रॉब्लम्स भी इक्वली बड़ी थी। उसके ऑफिस में कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनकी डेडलाइंस उसने शादी की वजह से पोस्टपोन करी थी, और जब अब वो डेडलाइन सिर पर थी और वो कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, घर पे टाइम से नहीं पहुंच पा रही थी, उन चैलेंजिंग टाइम्स में अगर उसके इन लॉज और अगर अनीता ये बात क्लैरिटी से पोलाइटली ये बात रख पाती और ये बात वो भी समझ पाते कि वो कुछ ड्यूरेशन थी जब वो चैलेंजिंग टाइम्स थे, तो आई थिंक ये बात इतनी बढ़ती ही ना। It all comes down to basically putting your point forward in your family in a politeful and respectful manner. और आप जब अगर आप घर पर हैं या आप अगर बड़े हैं और ये बात आप समझ सकते हैं कि बाहर बच्चों के ऊपर काफ़ी तनाव है, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, और अगर आप घर पे उनको ऐसा माहौल देते हैं जिससे कि वो अपनी बात सामने रख पाते हैं, आई थिंक इससे बेटर कोई वे आउट नहीं है। 10th पॉइंट इज़ इंडल्जेंस डजंट मीन बीइंग टू विलफुल। इसका मतलब ये है कि अगर अक्सर मेरे पास जब अनीता के इन लॉज आए तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि हम अगर उसको इंडल्ज कर रहे थे, हम उसकी बात सुन रहे थे, तो ये वो तो प्रैक्टिस ही बनाती चली जा रही थी। शी वॉज बिकमिंग टू विलफुल कि मुझे काम नहीं करना, मुझे सुबह नहीं उठना, अब मुझे छुट्टी है तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो अब उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएँ? If we are indulging, that doesn't mean that the other person should take too much liberty over it. So इसे बैलेंस करना, रेगुलर चेक इन्स रखना, अपनी बात एक दूसरे को रेगुलरली बताते रहना और बैलेंस करके चलना, इन चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप ये 10 प्रैक्टिसेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं और ऑब्वियसली अपने हर घर में अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप चीज़ों को मैन्यूवर करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली यू सीक हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट, तो ये बात इतनी नहीं पड़ती है, एमिकेबली हर सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। अगर आप पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली अपनी टोन को माइंड करते हुए, अपने पार्टनर से प्रायोरिटी देते हुए, अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देते हुए, अपनी टाइम को मैनेज करते हुए इन चीज़ों पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली बातें इतनी नहीं ख़राब होंगी। Take care and do share this video with anybody who you think might need it.